Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. This is the fifth part of chapter metals and non-metals. पिछली वीडियोस में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा, राइट? और मेटल्स को हम ओर या फिर गैंग से किन प्रोसेसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो जाना। आज हम कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे और मेटल्स को कोरोड होने से कैसे बचा सकते हैं वो भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कोरोजन के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, राइट? कि क्या होता है कोरोजन। हमने देखा था कि जो सिल्वर जैसे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ टाइम के बाद ब्लैक पड़ जाते हैं, है ना, जब भी वो एक्सपोज्ड हो एयर से। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो सिल्वर है वो एयर में प्रेजेंट सल्फर से रिएक्ट करके, ठीक है, एक कोटिंग बना लेता है सिल्वर सल्फाइड की, ठीक, और वो एक ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि ये कह सकते हैं कि सिल्वर का कोरोजन है। ओके, ऐसे ही हम कॉपर को देखते हैं, उसके ऊपर किस कलर की कोटिंग हो जाती है? ग्रीन कलर की। जब भी कॉपर जो है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? स्लोली अपना जो शाइनी ब्राउन सरफेस है वो लूज करना शुरू कर देता है और उसके ऊपर एक ग्रीन कोट जो है वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस ग्रीन कोट को हम क्या कहते हैं? कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ऐसे ही हम आयरन का देखते हैं, ठीक है। जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ब्राउनी से हो जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है? कि जब भी आयरन एक्सपोज्ड होगा मॉइस्ट एयर से, ठीक है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जिसको हम रस्ट कहते हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आयरन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन प्लस वाटर दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और जो ब्राउनी फ्लेकी सब्सटेंस होगा वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, राइट? तो ये था कोरोजन। अब हम एक्टिविटी 3.14 की हेल्प से देखते हैं कि हमारे पास जो एसेंशियल कंडीशंस जिसे हम कह सकते हैं वो कौन सी है जो आयरन है उसके रस्टिंग के लिए। हमने क्या किया? हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली, ठीक है, और उनमें क्लीन आयरन नेल्स को प्लेस कर दिया। 2 और 3 हम आयरन नेल्स हर एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और इनकी लेबलिंग कर देते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये बी और ये सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए थी इसमें हम थोड़ा सा पानी पोर करेंगे और कोक से इसको बंद कर देंगे, ठीक है। सेकंड जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब बी, इसमें हम क्या करेंगे? पानी के साथ डिस्टिल वाटर डाल के इसमें 1 ml ऑफ ऑयल को भी डाल देंगे, ठीक है। और हमें पता है कि ऑयल और वाटर मिक्स तो होते नहीं है, तो ऑयल की एक लेयर बन जाएगी पानी के ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम कोक लगा देंगे। जो हमारे पास थर्ड टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब सी, इसमें हम क्या करेंगे? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को डाल देंगे। हमें पता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो भी एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर को ड्राई बना देता है, ठीक है। तो ये एक ड्राइंग एजेंट है, ठीक। और इसमें भी हम कोक को फिट कर देंगे और कुछ दिनों के लिए इनको एज इट इज छोड़ देंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब ए थी इसमें जो आयरन नेल्स थी, ठीक है, वो रस्टी हो जाती है, उनकी रस्टिंग हो जाती है यानी कोरोजन होता है, ठीक है। और जो बी और सी में आयरन नेल्स थी वो एज इट इज ही रहती हैं, दे डू नॉट रस्ट। ओके, तो हमारे पास रीजन क्या होगा कि जो आयरन नेल्स ए टेस्ट ट्यूब में थी उनकी ही रस्टिंग क्यों हुई, बाकी दो की क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो आयरन नेल ए टेस्ट ट्यूब में थी वो एयर और वाटर दोनों से एक्सपोज्ड हुई, ठीक है। बी में वो सिर्फ वाटर में प्रेजेंट थी फुल्ली और सी में वो ड्राई एयर में प्रेजेंट थी, ठीक है। तो जो कंडीशंस होंगी कि जिसमें आयरन आर्टिकल्स रस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कंडीशन है कि मॉइस्ट एयर प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी एयर में
वाटर प्रेजेंट हो या फिर वाटर में एयर, ठीक है, तभी जो है रस्टिंग होती है। ओके, तो हमारे पास है नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। हम कोरोजन से कैसे आर्टिकल्स को बचा सकते हैं आयरन के, ठीक है, या फिर डिफरेंट मेटल्स के, तो वो हम देखते हैं। जो रस्टिंग है आयरन की उसको हम पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और एलोए मेकिंग, इन प्रोसेसेस से जो है कोरोजन से हम बचा सकते हैं आयरन को। तो जो गैल्वेनाइजेशन है वो क्या होता है, इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। हम क्या करते हैं, स्टील या फिर आयरन के जो आर्टिकल्स हैं उन पर हम जिंक की एक थिन लेयर बना दें, ठीक है, कोट कर दें उनको, तो उससे जो कोरोजन से हम बचा सकते हैं, ठीक है। Galvanized article is protected against rusting even if zinc coating is broken. Can you reason this out? क्या रीजन हो सकता है इसके लिए कि अगर जिंक लेयर ब्रेक हो गई तो फिर रस्टिंग से वो कैसे बचेगा, फिर तो वो रस्ट हो जाना चाहिए। बट हमें पता है कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है आयरन से, ठीक है, हेंस कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड। तो अगर जिंक की लेयर ब्रेक डाउन भी हो जाए तो जो जिंक है दैट कंटिन्यूज टू रिएक्ट एंड ऑक्सीडाइज्ड, हेंस आयरन आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड। ओके, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और हमारे पास है क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम onto the metal object। तो जो क्रोम लेयर है वो रेजिस्टेंट है टू कोरोजन एंड दैट इज इजी टू क्लीन। अच्छा, हमें यहाँ एनोडाइजिंग का भी बताया हुआ है। एनोडाइजिंग क्या होता है कि अगर हम मेटल को कोट कर दे विद अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड बाय एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इन विच मेटल फॉर्म्स द एनोड, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। इससे भी हम जो मेटल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एलोइंग क्या है, एक मेथड है ऑफ इम्प्रूविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। इससे हम मतलब डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को जो हमें चाहिए उस टाइप की मेटल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि जो आयरन है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल है, ठीक है, लेकिन उसको हम प्योर स्टेट में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो रस्ट हो जाता है। और जो प्योर आयरन है वो सॉफ्ट भी होता है बहुत एंड स्ट्रेचेस इजीली व्हेन हॉट। तो हम क्या करते हैं, आयरन में स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, जो एक नॉन मेटल है, अबाउट 0.05%। तो इससे जो आयरन है वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। और जो हमें मटेरियल मिलता है वो क्या है, स्टील। ओके, तो स्टील जो है ये आयरन का एक एलॉय है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब हम आयरन को मिक्स करते हैं निकल और क्रोमियम के साथ तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है, ठीक, जो हार्ड है और जिसकी रस्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो हम आयरन को मिक्स करके अदर सब्सटेंसेस के साथ उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज है किसी भी मेटल की उनको हम चेंज कर सकते हैं इफ इट इज मिक्स्ड विद सम अदर सब्सटेंस, ठीक है। और वो सब्सटेंस मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी, ठीक है। तो एलॉय क्या होगा, एन एलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है। जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करें या फिर मेटल और नॉन मेटल को अगर मिक्स करें तो जो हमें सब्सटेंस मिलेगा या मटेरियल मिलेगा उसको हम एलॉय कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ये डेफिनेशन है एलॉय की। ओके, और एलॉय को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, जो हमारे पास प्राइमरी मेटल है उसको हम पहले मेल्ट कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम डिसॉल्व करते हैं अदर एलिमेंट्स को उसमें एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, ठीक, और फिर उसके बाद हम उसको कूल डाउन कर देते हैं टू रूम टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमें एलॉय मिलता है। देन वी हैव दिस डू यू नो सेक्शन।
इसमें हमें क्या बताया है कि जो प्योर गोल्ड है हमें पता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक, और वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो सुटेबल नहीं होता फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है। तो ज्वेलरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एलोय बना देते हैं, ठीक है, विद आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड, ठीक। और इंडिया में जनरली जो है 22 कैरेट गोल्ड यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। इसमें क्या करते हैं, 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड का लेते हैं और 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर का लेकर हम उसके एलोय बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें गोल्ड ज्वेलरी मिलती है। अच्छा, अगर किसी भी जो एलोय है हम बना रहे हैं उसमें एक मेटल अगर मरकरी है तो एलोय को हम क्या कहते हैं, एमलगम। ओके, तो ध्यान रहेगा, एमलगम में एक मेटल जो है वो मर्क्यूरी होता है, ठीक। अब हमने जो एलोय बनाए हैं इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई थी जो प्योर मेटल के कंपैरिजन में, है ना। तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा प्योर मेटल से, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों एलोय का जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है प्योर मेटल से। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ब्रास, ठीक है, ब्रास किसका एलोय है, कॉपर और जिंक का, ठीक। ये ध्यान रखेंगे हम, जो डिफरेंट एलोयज हमने पढ़े यहाँ पर, जैसे स्टील, स्टेनलेस स्टील, देन एमलगम, आगे हम ब्रास का पढ़ रहे हैं, ब्रोंज, सोल्डर, ठीक है। तो ये किससे मिलकर के, किन मेटल से मिलकर के इनके एलोय बने हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जो हमारे पास ब्रास है ये किसका एलोय है, कॉपर और जिंक का। ब्रोंज किसका एलोय है, कॉपर और टिन का, ठीक है। एंड दीज आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। जो ये एलोयज बने कॉपर के, ठीक है, ये गुड कंडक्टर्स नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन हमें पता है कि जो प्योर कॉपर होता है उसको तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने में यूज करते हैं, ठीक। तो प्योर कॉपर तो जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसे ही हमारे पास एक और एलोय है जिसका नाम है सोल्डर। ये किसका एलोय है, लेड और टिन का, ठीक है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका यूज क्या है, इट इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ब्रास किसका एलोय है, ब्रॉन्ज, सोल्डर, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देन मोर टू नो सेक्शन में हमारे पास वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी के बारे में बताया हुआ है कि जो आयरन पिलर है नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली, ठीक है, दैट वाज बिल्ट मोर देन 1600 ईयर्स अगो बाय आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया। और ये कहा जाता है कि ये अभी भी एज इट इज ही है आयरन इसकी, यानी ये कोरोड नहीं हुई है, इसकी रस्टिंग नहीं हुई है, ठीक है। So they had developed a process which prevented iron from rusting. For its quality of rust resistance, it has been examined by the scientists from all parts of the world. जो साइंटिस्ट है वो इसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे कि ये इतने सालों से रस्ट फ्री है, ठीक है। उन्होंने क्या प्रोसेस यूज किया होगा इसको प्रिवेंट करने के लिए। जो ये आयरन पिलर है इसकी हाइट 8 मीटर है और इसका जो वेट है वो 6 टन्स है, ओके। नाउ वी हैव दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसमें क्या होगा, या कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर हम जिंक ऑक्साइड को, ठीक है, जिंक के साथ हीट करें तो कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों में ही जिंक प्रेजेंट है। जिंक ऑक्साइड को अगर मैग्नीशियम के साथ हीट करते हैं तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और अगर कॉपर के साथ हीट करते हैं जिंक ऑक्साइड को तो कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कुछ नहीं होगा।
मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्ट कराने से कुछ नहीं होगा, कॉपर के साथ भी रिएक्ट कराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है जिंक और कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। देन कॉपर ऑक्साइड को अगर जिंक के साथ हीट करें तो क्या होगा, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ऐसे ही मैग्नीशियम भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो कॉपर को डिस्प्लेस करके तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड को कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें ये बताना था कि किन किन केसेस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली। अब हमें पता है कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी, ठीक है, वो ज़्यादा जल्दी कोरोड हो सकती है, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव अ मेटल इज मोर लाइकली इट इज टू बी कोरोडेड, देयरफॉर लेस रिएक्टिव मेटल्स आर लेस लाइकली टू गेट कोरोडेड। दिस इज व्हाई गोल्ड प्लेटिंग प्रोवाइड्स हाई रेजिस्टेंस टू द कोरोजन, ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, राइट। थर्ड इज व्हाट आर एलॉयज। एलॉय की डेफिनेशन हमने यहाँ देखी थी, है ना। एलॉयज क्या होते हैं, आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। द एलिमेंट्स कुड बी 2 मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। एन एलॉय इज formed by first melting the metal and then dissolving the other element in it, ठीक। एग्जाम्पल दे देंगे इसमें हम स्टील का, स्टील इज एन alloy of iron and carbon, okay। Next we have these exercise questions. Question number 1, which of the following pairs will give displacement reactions? Option A, NaCl solution and copper metal, then magnesium chloride solution and aluminium metal, iron sulfate solution and silver metal, silver nitrate solution and copper metal। अब जो सोडियम है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। लेकिन जो सिल्वर है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जब हम कॉपर मेटल को डालेंगे तो क्या होगा, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? Applying grease, applying paint, applying a coating of zinc, all of the above। अब देखो आयरन पैन है, ठीक है, फ्राइंग पैन, अगर हम उसमें ग्रीस अप्लाई करें तो क्या होगा, जब उसको हीट करेंगे उसमें खाना बनाएंगे तो वो खाने में भी जाएगा और उसको जब हम साफ करेंगे तो वो रिमूव भी हो जाएगी कोटिंग, तो ग्रीस तो हम अप्लाई कर नहीं सकते। ऐसे ही पेंट को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि पेंट में टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। सो अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है, जिंक एक मेटल ही है तो इसकी कोटिंग से हम प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन फ्राइंग पैन को फ्रॉम रस्टिंग। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3, an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be calcium, carbon, silicon, iron। क्या कहते हैं ये कि जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड देता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और ये सोल्यूबल भी है वाटर में, ठीक। सो कार्बन नहीं हो सकता, सिलिकॉन नहीं हो सकता, आयरन भी नहीं हो सकता, ठीक है, और बचा क्या, कैल्शियम। सो राइट आंसर इज कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 4, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। अब फूड कैंस को हम टिन से क्यों कोट कर रहे हैं जिंक के बजाय, क्योंकि जो टिन है वो लेस रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है तो वो फूड के साथ रिएक्ट कर सकती है, इसीलिए हम
जिंक की बजाय टिन को यूज करते हैं। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 5, यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच। ठीक है, हमें ये सब दिया हुआ है। ए, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इन सब को यूज करके हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो हमें बताना है। अब हमारे पास है सबसे पहले हैमर। ठीक है, अब हमारे पास जो सैंपल था उसको अगर हम बीट करें हैमर से, ठीक, तो अगर तो सैंपल थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए दैट मीन्स वो मेटल है, और अगर नहीं हुआ तो नॉन मेटल है। ऐसे ही हम बैटरी, बल्ब, वायर्स और स्विच को यूज करके क्या बना सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। और उसमें अगर हम मेटल को रखें और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाए तो वो मेटल होगी, अदरवाइज वो नॉन मेटल होगी। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, विद द हैमर वी कैन बीट द सैंपल एंड इफ it can be beaten into thin sheets, that is it is malleable, then it is a metal, otherwise a non-metal. Similarly, we can use the battery, bulb, wires and a switch to set up a circuit with the sample. If the sample conducts electricity, then it is a metal, otherwise it is a non-metal. Okay. B, assess the usefulness of these tests in distinguishing between metals and non-metals. तो above टेस्ट यूजफुल है मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए, एज दीज आर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, नो केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस टेस्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये हमने यहाँ पर पढ़ा था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दोज ऑक्साइड्स दैट बिहेव्स एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और क्या एग्जांपल है इसके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल है, Al2O3 एंड ZnO। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, name 2 metals which will displace hydrogen from dilute acids and 2 metals which will not। हमें 2 मेटल्स बतानी है जो डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, और 2 मेटल्स ऐसी बतानी है जो नहीं करेंगे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस। सो मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटाशियम। ओके, and metals that are less reactive than hydrogen do not displace it, तो उसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे कॉपर और सिल्वर के। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल M, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। हमने यहाँ पर देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेटल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो एनोड बनाई थी वो किसकी बनाई थी, इम्प्योर मेटल की। ठीक है, कैथोड किसकी बनाई थी, एक थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या था, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल M। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्युष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in the figure below. Okay, A, what will be the action of gas on first dry litmus paper, second moist litmus paper। अब हमें पता है कि जो सल्फर पाउडर है उसको हीट करने से कौन सी गैस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो ड्राई लिटमस पेपर पे तो कोई एक्शन होगा ही नहीं, राइट, there will be no action on dry litmus paper, and since gas is sulfur dioxide so it turns moist blue litmus paper to red because sulfur dioxide react with the moisture to form sulfurous acid। okay, write a balanced chemical equation for the reaction taking place। तो हमारे पास सल्फर है जो पाउडर की फॉर्म में है यानी सॉलिड, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके
क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द 2 ways टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। हमें रस्टिंग ऑफ आयरन से प्रिवेंट करने के लिए 2 वेज बताने हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था, राइट? या तो हम ऑयलिंग, पेंटिंग या फिर ग्रीसिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और पेंट द सरफेस बिकम्स वाटरप्रूफ एंड द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर can't come into direct contact with the iron, hence rusting is prevented. The second process is galvanization. ठीक है, an iron article is coated with the layer of zinc metal which prevent the iron to come in contact with oxygen and moisture, hence rusting is protected or prevented. तो ये 2 हम ways के बारे में लिखेंगे। Next we have question number 11. What type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen? तो हमें पता है नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाती हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स, राइट? और इसके एग्जांपल में हम यही रिएक्शन लिख सकते हैं। सल्फर हमारे पास क्या है? एक नॉन मेटल, ठीक है? तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, जो कैसी है? एसिडिक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजंस। ए, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। हम ज्वेलरी क्यों बनाते हैं इन 3 मेटल्स की? बिकॉज दे आर वेरी लस्ट्रस, ऑल्सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट कोरोड इजीली। तो इसीलिए हम प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरी बनाते हैं। सेकेंड इज सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। क्यों स्टोर करते हैं इनको? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है एंड रिएक्ट वेरी विगरसली विद एयर एज वेल एज वाटर, देयरफॉर दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। ओके, देन थर्ड इज एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल yet it is used to make utensils for cooking. एल्यूमिनियम जो है ये हाईली रिएक्टिव तो है, लेकिन ये रेजिस्टेंट है टू कोरोजन। दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्टेबल एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन. Also, it is light in weight and a good conductor of heat, hence it is used to make cooking utensils. ठीक है, बट वैसे एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल्स होते हैं उनमें कुकिंग अच्छी नहीं होती, मीन्स वो एक स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करती है, तो एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में खाना नहीं बनाना चाहिए। Then part D, carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction. ठीक है, क्यों करते हैं? Because metals can be easily extracted from their oxides rather than from their carbonates and sulfides. That's why carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides. Okay. Then we have question number 13. You must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessels. हम कॉपर वेसल्स को जो जब वो टार्निश्ड हो जाते हैं तो उनको लेमन या फिर टमरिंड से क्लीन करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? Copper reacts with moist carbon dioxide in air to form copper carbonate, and as a result, copper vessel loses its shiny brown surface, forming a green layer of copper carbonate. The citric acid present in lemon and tamarind neutralizes the basic copper carbonate and dissolves the layer. That is why tarnished copper vessels are cleaned with lemon or tamarind juice to give the surface of copper vessel its characteristic luster. Okay, then we have question number 14. Differentiate between metal and non-metal on the basis of their chemical properties.
हमें मेटल और नॉन मेटल में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमें पता है कि जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। जो मेटल्स होंगी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, राइट। और उसमें एग्जांपल किसका दे देंगे हम, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2O। इसकी अगर बैलेंसिंग करें तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल में हम मेटल के केस में लिख देंगे, सोडियम क्या है, मेटल। और नॉन मेटल का एग्जाम्पल क्या होगा, नॉन मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाती हैं, राइट। तो उसमें एग्जाम्पल दे देंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये मेटल के हैं और ये नॉन मेटल, ठीक। और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेटल्स के केस में आयनिक बॉन्ड्स होते हैं और नॉन मेटल्स के केस में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। सम मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सम विद हॉट वाटर एंड सम विद स्टीम। और जो नॉन मेटल्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। इसमें भी हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे सोडियम का ही, कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, इसको अगर बैलेंस करें तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गई, राइट। द नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है, दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे कि सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। और जो नॉन मेटल्स होती है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। मेटल्स रिएक्ट करेंगी सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स के साथ एंड डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन अकर। और जो नॉन मेटल्स होंगे वो सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑफ नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है। और इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें अगर जिंक को हम डालें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर मेटल, राइट। और जो मेटल्स होती हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, है ना। और नॉन मेटल्स जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। तो ये सब 6-7 डिफरेंसेस हम इस केस में लिख देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन वेंट डोर टू डोर posing as a goldsmith. He promised to bring back glitter of old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? तो क्या हुआ था कि उस लेडी ने अपने गोल्ड की बैंगल्स जब उस मैन को दी तो उसने एक सॉल्यूशन में उनको डाला था, डिप किया था, जिसकी वजह से जो गोल्ड बैंगल्स हैं उनका लस्टर तो वापस आ गया लेकिन वेट रिड्यूस हो गया। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, है ना। इस तरीके का एक जो सॉल्यूशन होता है एक्वारीजा, जिसमें कि 3:1 प्रोपोर्शन में हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। एक्वारीजा इज अ फ्यूमिंग हाईली कोरोसिव लिक्विड. It dissolves gold in it, and after dipping the gold ornaments in aquarija, the outer layer of gold gets dissolved and the inner shiny layer appears. That's why the weight of the gold ornaments reduced. Okay. Then we have question number 16.
गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील, जो कि एक एलॉय है आयरन का। तो हमें पता है कि जो कॉपर है वो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर या फिर स्टीम किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ नहीं करता। सो इफ हॉट वाटर टैंक्स आर मेड ऑफ स्टील, जो आयरन का एलॉय है, तो आयरन वुड रिएक्ट विगरसली विद स्टीम फॉर्म्ड फ्रॉम दी हॉट वाटर। ठीक है, तो इसीलिए हम कॉपर को यूज करते हैं टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। ओके, इसमें हम आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन भी शो करेंगे। आयरन प्लस स्टीम, ओके, एंड इट फॉर्म्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसकी बैलेंसिंग अगर करें तो ये हमारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन आ जाती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। चैप्टर 3 is complete. If you have any doubt, ask in the comment section. Share it with your friends who are in class 10th. Okay, and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, have a good day. Bye bye.